श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रभा शर्मा। श्रोताओं, जैसा कि आप सभी को मालूम ही है कि आज हम 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं और हर वर्ष 21 जून को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। पिछले 12 वर्षों में योग को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका अत्यंत ऐतिहासिक और परिवर्तनकारी रही है। उनके व्यक्तिगत प्रयासों से ही योग केवल भारत तक सीमित न रहकर एक वैश्विक स्वास्थ्य आंदोलन और जीवन शैली का अभिन्न अंग बन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था। उनके इस प्रस्ताव को ऐतिहासिक समर्थन मिला और संयुक्त राष्ट्र द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया गया, जिसे आज दुनिया भर के 193 से अधिक देश मनाते हैं। श्रोताओं, योग न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है बल्कि मन को शांति और जीवन को संतुलन भी प्रदान करता है। योग दिवस पर इस वर्ष का विषय है योगा फॉर हेल्दी एजिंग, अर्थात स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग। ये विषय हमें बताता है कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि एक ऐसी जीवन शैली है जो हर आयु में स्वास्थ्य, ऊर्जा और मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक है। श्रोताओं, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग इस विषय पर बातचीत के लिए आज आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो में मौजूद हैं योगाचार्य डॉक्टर भूमेश कुमार जी। डॉक्टर भूमेश कुमार जी, आप वर्तमान में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर में बतौर योगाचार्य अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर भूमेश, आकाशवाणी शिमला के स्टूडियो में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि योग क्या है और इसके कितने प्रकार हैं। योग भारत की एक प्राचीन कला है, विद्या है जी। और भारत के ऋषि मुनियों ने इसको एक विस्तृत साधना के द्वारा, एक गहन साधना के द्वारा इसको आज जिस रूप में, इस रूप में पहुंचाया है जी। महर्षि पतंजलि ने योग को सीधे शब्दों में कहा है, योगः चित्त वृत्ति निरोधा। योग जो है, चित्त की जो वृत्तियां हैं उनको कंट्रोल करना है, योग है जी। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवद गीता में योग की परिभाषा दी है, समत्तमम योग उच्यते, अर्थात मन की अवस्था को सम रखना, बराबर रखना, हार में, जीत में, दुख में, सुख में, कष्ट में, प्रसन्नता में एक स्थिर अवस्था रखना, वो योग है जी। भगवान जो आदि योगी भगवान शिव को कहा गया है, योग की परंपरा भगवान शिव से आई है और भगवान शिव ने इस परंपरा को कहते हैं कांति सरोवर अर्थात मानसरोवर के किनारे सप्तऋषियों को दिया। सप्तऋषियों के माध्यम से और पूरे संसार में ये योग विद्या आई जी। लेकिन बाद में जब ये साधना बढ़ती गई तो योग के साधकों ने उसको अपने अपने सुविधा के अनुसार इसको अपना अपना सहज नाम दिया जी। जिस प्रकार से जैसे जो भक्ति का केवल भक्ति को बढ़ावा देना तो उसको भक्ति योग कहा। और जो आज जिस योग विषय की हम बात कर रहे हैं, जिसमें आसन आता है, प्राणायाम आता है जी। तो मूल रूप से वो हठ योग का ही भाग है। यम नियम का पालन करते हुए, यम नियम जो है मानसिक साधना है एक तरह की, अर्थात योग को अपने आप को कैसे तैयार करना है तो उसके लिए यम नियम का पालन करते हुए और आसन प्राणायाम की साधना करते हुए जो अष्टांग योग का वर्णन आता है और अष्टांग योग का वर्णन महर्षि पतंजलि ने बताया हुआ है और आसन प्राणायाम षटकर्म ये हठ योग का भाग है जी। तो इस तरह से ये योग के जो अलग अलग प्रकार है, भक्ति योग है, लय योग है, इन स्वरों को हम दाईं बाईं जो नाड़ी है इसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं, जिसको हठ योग कहा गया। हठ योग का मतलब जबरदस्ती योग नहीं है। हठ योग का मतलब है ईड़ा पीड़ा नाड़ी का संतुलन, अर्थात बाईं नासिका दाईं नासिका का संतुलन जी। तो यह हठ योग है। तो इसलिए जैसे जैसे इसका साधना करते गए साधक तो उन्होंने अपनी अपनी सुविधा के अनुसार उसको योग नाम दिया। वास्तव में योग तो योग ही है। जिस प्रकार से भगवान एक ही है तो अलग अलग रूपों में पूजते हैं, लेकिन भगवान तो भगवान ही है। उसी तरह योग तो योग ही है, लेकिन योग साधकों ने अपनी सुविधा के अनुसार इसको वही अलग अलग नाम दिए जी जी। डॉक्टर भूमेश कुमार जी, योग किस प्रकार स्वस्थ और सक्रिय जीवन का आधार बन सकता है? बढ़ती उम्र में योग के क्या लाभ हैं और इसे अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाकर हम बेहतर जीवन कैसे जी सकते हैं? योग आज एक बहुत बड़ा भाग बन गया है स्वस्थ जीवन जीने का जी। जिस तरह से योग का प्रचार प्रसार एक सामान्य व्यक्ति तक पहुंच गया है जी। उसके कारण से आज संसार का प्रत्येक व्यक्ति योग के प्रति जागरूक है जी। तो इसलिए
योग अब आधुनिक जो विज्ञान है वो शोधों पर है, अर्थात जब शोध का परिणाम आता है उसके आधार पर ही उसको लागू करता है। चिकित्सा विज्ञान की बात कर रहा हूँ मैं। तो जो जितने भी आज तक जो शोध हुए हैं, और एक सबसे बड़ी बात कहना मैं चाहता हूँ, जो शोध जो भारत के बाहर हुए हैं, भारत में तो अब हो रहे हैं, लेकिन योग विषय पर आज से नहीं, आज से 10 साल पहले से पूर्व में योग पर बहुत सारे शोध हुए, जिससे विभिन्न प्रकार के शारीरिक जो व्याधियां हैं, मानसिक व्याधियां, उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो उसी के आधार पर अलग अलग जो डिसऑर्डर है, बीमारी है, व्याधि है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। तो अलग अलग मॉड्यूल्स के हिसाब से, अर्थात एक कब किस बीमारी के लिए क्या क्या अभ्यास करना है, उसको ध्यान में रखते हुए अलग अलग एक तरह से जिसको हम मॉड्यूल बोल सकते हैं, एक व्यवस्थित तरीके से क्या क्या करना चाहिए, ऐसा आज एक बहुत बड़ा प्रचार प्रसार हो गया है। जी योगाचार्य भूमेश जी, आज जब लोग कम उम्र में ही तनाव, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं, ऐसे में योग की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? योग जो कम उम्र में तनाव आ जाता है, यानी कम उम्र में कारण क्या है कि हठ योग कहता है, यानी तनाव कब होता है, यानी जब हमारी श्वास अनियंत्रित हो जाती है। हठ योग में कहता है चले वातम चलम चित्तम, अर्थात वायु जब अनियंत्रित हो जाती है तो चित्त भी अनियंत्रित हो जाता है। तो हठ योग कहता है पहले आप अपनी श्वासों पर नियंत्रित करिए। अर्थात इसमें उदाहरण देना चाहूँगा, मान लो अभी हम बैठे हैं, अभी हमको अभी तुरंत कहीं से फ़ोन आता है कि आपका ऐसा परिवार का ये व्यक्ति कुछ अस्वस्थ हो गया, या अच्छी समाचार आता है, तो एकदम हमारी सांस ऊपर नीचे हो जाती है। तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ता है, उसका हमारा ब्लड प्रेशर पर पड़ता है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम पर पड़ता है। तो उसी अनुसार फिर जब ये बार बार ये चीज़ें होती है तो उसी के कारण ही हाइपरटेंशन हो रही है, उसके कारण ही तनाव में व्यक्ति जा रहा है, उसी का चिंतन करता है, नेगेटिव चिंतन करेगा तो स्ट्रेस में चला जाता है। तो योग का मतलब पहले अपने आप को मानसिक रूप से स्थिर करना है। तो अभ्यास कहाँ से होता है, यानी प्राणायाम के अभ्यास से शुरू करो, यानी पहले अपने आप को श्वास को स्थिर करो, जिसको सामान्य भाषा में आज भी चलन में है, कहते भाई पहले पानी पी ले, लंबी लंबी सांसें ले। ये भारत के समाज में आज भी चलन है, लेकिन इस चीज़ को भूल गए हैं सब। इसलिए एक व्यवस्थित तरीके से, यानी जो योग का कोई शिक्षक है, योग को जानने वाला है, उससे जब सीखता है तो सब चीज़ें सामान्य हो रही है। यानी अभी जो एक शोध आई है 8 तारीख को दिल्ली एम्स में डॉक्टर रीमा दादा ने उस शोध को किया है। उसमें 160 जो पेशेंट थे उन पर रिसर्च की गई, 12 सप्ताह तक वो शोध हुआ। उसमें स्ट्रेस हो गया, गठिया हो गया और बांझपन, इन 3 तरह के जो पेशेंट है उसमें लिए गए, और उसमें मेडिसिन भी दी गई। उसमें जो कंट्रोल ट्रायल जो रिसर्च का था, अर्थात जो 160 पेशेंट थे उनमें से आधों को योग कराया, आधों को केवल मेडिसिन दी। और उसका जो परिणाम है जबरदस्त परिणाम है, यानी आप उसमें जो परिणाम आया, जिनको केवल मेडिसिन दी उनको 26% इम्प्रूवमेंट हुई, और जिनको मेडिसिन के साथ साथ योग चिकित्सा भी कराई, योग थेरेपी भी कराई, आसन कराए, प्राणायाम कराए, प्रॉपर उसका मॉड्यूल है, यानी उसको क्या क्या करना चाहिए थे, उनको 67% उनका गठिया में, हाइपरटेंशन में, स्ट्रेस में इम्प्रूव हुआ। तो इस तरह से जब शोध पर जब कोई चीज़ आती है और उसका परिणाम आता है, तब उस पर एक बहुत बड़ा एक विश्वास, बहुत ही अच्छे सकारात्मक परिणाम इस बारे में आए हैं योग के। जी, इसी तरह से आगे मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि बढ़ती उम्र में डिमेंशिया, पार्किंसंस, गठिया, हड्डियों का कमज़ोर होना अक्सर हम देखते हैं। इस तरह की कई परेशानियाँ लोगों के सामने आती हैं। क्या योग से इन बीमारियों का निदान भी संभव है? हाँ, बहुत अच्छा आपने मैम इस प्रश्न पूछा, क्योंकि इस वर्ष का जो थीम भी है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का यही है कि हेल्दी एजिंग के लिए योग जो है, यानी बढ़ती उम्र में जो स्वस्थ कैसा राज है, उसके लिए योग कैसे उसमें सहायक हो सकता है। और एक उम्र के साथ साथ में सामान्य रूप से भूल जाना है, यानी जिसको डायमेंशिया बोलते हैं, तो ऐसी हड्डियां कमज़ोर होना हो गया, टाइप 2 डायबिटीज़ हो गया, आँखों की झुलझुलापन कम दिखाई देना हो गया, कानों में कम सुनाई देना, ये एक आम समस्या है एज के साथ साथ में। लेकिन जो व्यक्ति योग अभ्यास करता है, और योग अभ्यास का मतलब एक तो प्रॉपर सीखना चाहिए, तब उसका लाभ प्रॉपर होता है, तो तब उसका परिणाम होता है।
तो जैसे मतलब जैसे डायमेंशिया की बात कर रहे हैं तो स्मरण शक्ति इसमें लॉस हो जाती, बार बार भूल जाता है व्यक्ति। आजकल तो कम उम्र में भी ऐसी समस्या शुरू हो रही है। उसके कारण, उस कारण क्या कारण है कि उसमें एकाग्रता नहीं रहती व्यक्ति में, न्यूरॉन्स लॉस हो जाते हैं और उसके कारण से व्यक्ति भूल जाता है। तो जब हम विशेष रूप से एक दो प्राणायाम का इसमें वर्णन कर, जैसे अनुलोम विलोम प्राणायाम है और भ्रामरी प्राणायाम है, ये डायमेंशिया के लिए बहुत उपयोगी प्राणायाम है। यानी जो हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम है ये न्यूरॉन्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है जी। न्यूरॉन्स बढ़ते हैं तो ब्रेन की एक्टिविटी ठीक रहेगी, ब्रेन की एक्टिविटी ठीक रहेगी तो स्मरण शक्ति ठीक रहेगी जी। दूसरा भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम एक साउंड वेव्स जो प्राणायाम है, यानी जिसको हम म का उच्चारण कहते हैं, मंकार कहते हैं। ओम के 3 भाग हैं, अ उ म, जिसमें म जिसको बोलते हैं। और इसमें भी अगर जीभ को अगर फोल्ड करते हुए ऊपरी तरफ लगाते हैं और फिर म का उच्चारण करते हैं जी, तो तब उसका और परिणाम होता है। उसमें क्या है कि इसमें एक हल्की लाइट वाइब्रेशन होती है। उस वाइब्रेशन से हमारे ब्रेन को जो है ना एक तरह से वो एक एक्टिवेट करता है जी। जितना एक्टिवेट होता है तो उसी तरह से वो मस्तिष्क की जो क्रियाशीलता है, जो उसकी कार्य करनी, जो उसकी अपनी एक सहज जो एक स्थिति है वो सक्रिय हो जाती है जी। और डायमेंशिया से व्यक्ति को फिर स्मरण शक्ति उसकी बढ़ने लगती है जी। यानी जिसको कहा गया, यानी योग के बारे में कहा गया है शास्त्रों में, योगस्य अभ्यासेन ये कुर्वन्तु दिने दिने, यानी जो प्रतिदिन योग का अभ्यास करता है उसकी आयु बढ़ती है। आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस्तेषां च जायते, अर्थात आयु की वृद्धि होती है जी। आयु की वृद्धि कब होती है? जब ऑर्गन हमारे ठीक रहेंगे। कोई ना कोई समस्या आएगी तो नेचुरली है जी। जो उसमें डाउनफॉल आएगा शरीर में। प्रज्ञा, प्रज्ञा मतलब बुद्धि है। तो बुद्धि कब ठीक रहेगी? जब हमारा ब्रेन ठीक रहेगा जी। तो ऐसे ही बल शारीरिक रूप से बल लाएंगे, मजबूती आती है, स्टेमिना बढ़ता है जी। और तेज तेषांच, अर्थात जिसको बोलते भैया आपके चेहरे में क्या तेज है या क्या खाते आप, तो जैसे अभ्यास करता है तो एक मेटाबॉलिक सिस्टम, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है। उसके कारण से जो समस्या है, जो लाइफस्टाइल डिजीज है, ये बढ़ रही है। तो इसलिए जब हम योग का अभ्यास करते हैं, अर्थात केवल नियमित तौर पर, तभी उसका असर होगा। कभी कभी जो करेंगे तब तो उसका मतलब एक तरह से उतना परिणाम नहीं आएगा, लेकिन नियमित रूप से ही जब अभ्यास करते तभी उसका परिणाम होता है। तो इसलिए विशेष तौर पे जब व्यक्ति अपने जीवन में जोड़ता है तो उपयोगी रहता है इस तरह जी। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी इस बारे में। डॉक्टर भूमेश कुमार जी, आधुनिक चिकित्सा और योग एक दूसरे के पूरक कैसे बन सकते हैं? आधुनिक चिकित्सा का एक आज जो भाग है, केवल एलोपैथी विशेष रूप से प्रचारित होता है, वो एक भाग है उसका जी। जब योग को चिकित्सा के रूप में लेते हैं, आज जब ये रिसर्च का एक शोध का मैंने आपको एक उदाहरण बताया, तो वो भी आधुनिक चिकित्सा ही है जी। आधुनिक मतलब एलोपैथी नहीं है, एलोपैथी आधुनिक है, लेकिन आज उसके परिणाम के आधार पर जब परिणाम आता है तो परिणाम के कारण वो आधुनिक हो गया जी। तो उसका वर्ल्ड वाइड मान्यता कब मिलती है? जब वो शोधों के आधार पर निष्कर्ष तक पहुंचती है जी। तो आधुनिक चिकित्सा का मतलब एक, आप जो कहना मुझे लग रहा चाह रहा है कि एलोपैथी के साथ जी। आज एलोपैथी के साथ, यानी मैं एक उदाहरण बता रहा था, यानी जब से भी एलोपैथी प्रारंभ हुई है वेस्टर्न कंट्रीज में, यानी 96 की स्टडी पड़ी में गुलिवेरी सिंड्रोम नाम की बीमारी होती है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, जिसमें न्यूरॉन्स जो नर्व से लॉस होने शुरू होते हैं जी। तो वहाँ पर एलोपैथी के लोगों ने गुलिवेरी सिंड्रोम पर योग के साथ रिसर्च किया कि योग जो करता है उससे इम्प्रूव होता है, गुलिवेरी सिंड्रोम ठीक होने लगता है जी। यानी वो रिकवर होता है, व्यक्ति चल नहीं पाता उसमें, तो अपना काम खुद करना शुरू कर देता है जी। ये जो एक नरेटिव बना है वो भारत में ही है, लेकिन आज जिस तरह से योग का एक विश्व परिप्रेक्ष्य में एक मान्यता मिली है, तो ये काफ़ी चीज़ें ठीक हुई है अब जी। इस तरह से एक मैं इसमें एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि आज आधुनिक चिकित्सा, सभी आधुनिक चिकित्सा है जो आज परिणामों के आधार पर, शोध के परिणामों के आधार पर, उसकी जो एक एथिक्स होता है उसको ध्यान में रखते हुए अगर वो परिणाम के आधार पर लागू होता है तो आधुनिक चिकित्सा ही जी। अब एक बात और भी इन दिनों जो अक्सर देखने में आती है कि आजकल की भाग दौड़ भरी जीवन में हम देखते हैं बच्चे अपने रोज़गार के लिए, कमाने के लिए देश विदेश में चले जाते हैं। ऐसे में बुज़ुर्ग लोग घरों में अकेले रह जाते हैं।
तो क्या बुजुर्गों में अकेलेपन और अवसाद की बढ़ती समस्या को भी योग कम कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है मैम। योग वास्तव में अपने आप को जानना है, यानी मैं कौन हूँ जी, यानी मैं केवल शरीर हूँ क्या, मैं मेरा नाम है तो यही है क्या, मन है क्या जी, जिसको सार्वभौमिक रूप से कहते हैं, होलिस्टिक रूप से कहते हैं, शरीर मन बुद्धि जी, आत्मा, इन सब को जानना ही वास्तव में योग है। योग की यात्रा ही यही है कि मैं कौन हूँ, आत्मा से परमात्मा का मिलन योग है। अर्थात परमात्मा कौन है, जो सुपर पावर है, तो आत्मा क्या, उसी का ही भाग है। जब इसी को जानता है व्यक्ति, जब ये व्यक्ति जो अवसाद का कारण क्या है, जो आपने बताया कि ओल्ड एज में ये अवसाद का कारण, कि अवसाद का नहीं रहता, तनाव में रहता है कि अच्छा मेरा बेटा वहाँ है, मेरे को मुझे होगा तो मुझे पता नहीं क्या होगा, मैं अकेला हूँ, कुछ हो जाए तो क्या होगा। तो जब व्यक्ति ये जानता है कि वास्तविक सत्य उसको पता ही है जी, इसलिए अपने आप को जानता, मैं भी उसी परमात्मा के, ईश्वर का अंश है। अपनी परमात्मा कौन है, ईश्वर पुरुष विशेष हो, ईश्वर हो, ये बताया हुआ जो सुपर पावर है उसी के ही भाग है हम, जो पांच तत्व है उसी के भाग हम है। इसलिए शास्त्रों में कहा है, वेदों में कहा है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, तत् ब्रह्मांडे यत पिंडे पिंडे, अर्थात जो ब्रह्मांड में है वो इस शरीर में है, अर्थात पंच तत्वों का शरीर है, और जो इस पिंड में है वो उसी ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वो सभी शरीरों में है। इस बात को, इससे सत्य है, इस बात को ध्यान में रखते अगर व्यक्ति अपने आप को अपनी सांसों से अपने दिनचर्या को व्यवस्थित करता है, केवल योग मतलब केवल आधे घंटे का अभ्यास करना नहीं है। योग मतलब सुबह जागने से लेकर रात्रि सोने तक एक, जिसको बोलते हैं दिनचर्या, ऋतुचर्या, उसको व्यवस्थित करना है जी। जब इस एक रूटीन में बनाता है व्यक्ति, तो फिर इधर उधर के विचार नहीं आते हैं। स्ट्रेस का कारण ही इधर उधर का अननेसेसरी थॉट होता है जी। तो जब ये अभ्यास करता है, अभ्यास करने का मतलब अपनी साधना को जोड़ता है कि मैंने इतने बजे उठना है, फिर योगाभ्यास करना है, भोजन करना है, यानी जिसको कहा गया है जीवन जीने की कला योग है वास्तव में, नियमित जीवन शैली। बिल्कुल, हाँ जी, बिल्कुल। तो इस तरीके से जब व्यक्ति अपने आप को जोड़ता है तो योग से, तो निश्चित रूप से वो जो तनाव है, अकेलापन है, उससे निश्चित रूप से दूर कर सकता है। अब देखिए, आप इन दिनों तकनीक और मोबाइल का जो बढ़ता प्रचलन है, हर इंसान के पास मोबाइल है, वो उसी में उलझा रहता है। इस पर निर्भरता ने क्या कर दिया कि हमारी जीवनचर्या थोड़ी सी अलग हो चुकी है। तो इससे योग से क्या, इन चीज़ों से भी हम दूर रह सकते हैं अगर हम योग को अपनाते हैं? तो मोबाइल है, तकनीक से थोड़ा दूर रह के, तो योग क्या कर सकता है इसमें? तकनीक तो में तो जो विकास है वो होता रहेगा मैम। अब AI आ गया, हो सकता है इसके आगे कुछ और भी आ जाए। तो तकनीक, मुझे लगता है तकनीक उसका कारण नहीं है, तकनीक का उपयोग कैसे करना है जी, ये उसका कारण है जी। यानी हम उपयोग को व्यवस्थित करें कि कितने समय मुझे मोबाइल का उपयोग करना है, हर कार्य के लिए, हर कार्य के लिए बिल्कुल मोबाइल पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। यानी जिसको हम दिनचर्या है, अगर यौगिक दिनचर्या जिसको कहा जाता है, यानी सुबह उठने से लेकर रात्रि विश्राम तक, यानी अपना व्यक्तिगत जीवन, सामाजिक जीवन और कार्य क्षेत्र में भी अगर हम हर विषय को जो प्राथमिकता के आधार पर करते हैं, तो अपने आप ही तकनीक कब उपयोग करनी है, कब उसका उपयोग है, तो उसके आधार पर हम कर सकते हैं। इसलिए योग में क्या कर सकते हैं, आपने विशेष रूप से आज योग यानी आसन प्राणायाम पर आते हैं लोग भी। आसन प्राणायाम, ठीक है, आप बैठे हैं, आपको लगता है मैं अभी फ्री हूँ ऑफिस में, आप 10 मिनट लंबा श्वास ले लो जी। श्वास पर फोकस करो, उससे आपका पहली बात है आपके थॉट्स कंट्रोल होंगे। थॉट्स कंट्रोल होने से हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, हमारे ग्लैंड है, वो प्रॉपर काम करना शुरू कर देते हैं जी। क्योंकि हमारी जो जीवन शैली है, जो लाइफस्टाइल, डिजीज का कारण यही है जी। जितना व्यक्ति मतलब मोबाइल का प्रयोग करेगा तो उसमें दोनों तरह के विचार आएंगे, पॉजिटिव आप अच्छा भी देखेंगे, बुरा भी देखेंगे, लेकिन बुरा जल्दी देखता व्यक्ति, अच्छा भूल जाता है, तो वही थॉट चलते रहते हैं। इसलिए अपने आप को कैसे प्रयोग करना, यानी उदाहरण के लिए कम से कम क्या सकता, कुछ नहीं कर सकते हैं, दिन में 3 बार 4 बार 5-5 मिनट का ऐसा सेट बनाओ कि 5 मिनट मुझे लंबा सांस लेना है, तो एकदम इतना से भी शुरू कर देता है व्यक्ति, तो अपने आप वो मोबाइल से अपने आप दूर हो सकता है, और जब उपयोगी तो तब करेगा उपयोग उसका जी। डॉक्टर भूमेश जी, जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने और लोगों को योग से जोड़ने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
वास्तव में योग में के प्रति भारत में ऐसी धारणा बनाई गई थी कि योग में गिरी कंदराओं में रहने वाले लोगों के लिए है। अगर कोई, मुझे अपने जीवन की बात बताता हूँ, जब मैं मेरे एक कोई मेरे परिचित में थे, उन्होंने एक आसन की पुस्तक लाई थी जब मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था जी। जब मैं उस पुस्तक को पढ़ने लग गया तो उनको लगा कि पता नहीं अब ये साधु बन जाएगा, पता नहीं क्या होगा। ऐसी धारणा बनाई गई कि योग तो भाई ये तो गिरी कंदरा सन्यासियों के लिए है। तो ऐसा तो नहीं था, योग तो सबके लिए है। तो जब से विश्व पटल पर जो योग की एक मान्यता देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने स्थापित की है, जो 27 सितंबर को एक प्रस्ताव रखा था और उसमें 177 देशों ने जो सह प्रायोजक के रूप में अपना उस प्रस्ताव के बने थे, सह प्रायोजक बने थे और उसी में जो प्रस्ताव को पास किया था 193 देशों ने उस प्रस्ताव को पास किया था जी। उसका कारण क्या? उसके कारण से एक पूरी दुनिया में योग की जो मान्यता स्थापित हुई। मैंने जो पहले बताया कि भाई दुनिया भर में तो योग की रिसर्च हो रही है, लेकिन ये नैरेटिव भारत में फैलाया जा रहा है जी। तो वो नैरेटिव अब तो समाप्त हो गया। इसको मतलब कोई दो राय नहीं है कि इसको आप अब डिनाय कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे जो परिणाम है आज योग से कैसे बीमारियों के लिए उपयोगी हो सकता है और प्रिवेंशन के लिए सबसे ज़्यादा है। रोकथाम के लिए पहले ही, बीमारी के लगने से पहले ही अपने आप को शरीर ऐसा संकेत दे देता है। अगर शरीर के संकेत आपने समझ लिए, वास्तव में वो योग यात्रा है जी। तो इसलिए इस जो आज इस वर्ष जो अभी अहमदाबाद में भी ये योग की वर्ल्ड चैंपियनशिप हुई जी, जिसमें अभी भारत ने सबसे ज़्यादा मेडल उसमें जीते हैं और दुनिया भर के जो 77 देश उसमें भाग लिए थे और 500 से ज़्यादा उसमें एथलीट्स आए थे जी। और भारत सरकार जो उसमें जो अभी युवा जो खेल मंत्री हैं डॉक्टर मनसुख मांडविया जी, उन्होंने उसमें घोषणा भी की कि भारत सरकार जी जो नरेंद्र मोदी जी का विज़न है उसको उन्होंने वहाँ पर रखा है कि जो 2030 में जो अभी भारत कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन करेगा उसमें योगासन को जोड़ना है जी। और 2036 में जब ओलंपिक्स होगा तो उसमें योगासन जोड़ना है जी। अर्थात युवाओं के लिए भी आसन में योग का जो आसन भाग है, जो विशेष एक उपयोगी भाग होता है, उसको कैसे खेल के रूप में भी स्थापित कर सकते हैं, चिकित्सा के रूप में तो आज स्थापित हो सकता है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है जी। तो उसमें जो 10 वर्षों में अलग अलग स्थानों में मोदी जी स्वयं वहाँ योग करते हैं। इस वर्ष भी कलकत्ता में, यानी जिसको स्वामी विवेकानंद जी की जो स्वामी विवेकानंद जी का जो वहाँ जन्म हुआ है, ऐसी जो योग की यात्रा स्वामी विवेकानंद जी ने वहाँ से की थी। स्वामी विवेकानंद जी ने योग को राजयोग की संज्ञा दी थी जी। तो वहाँ पर इस बार मोदी जी 40 से अधिक हजार लोग उसमें वहाँ पर सहभागी होने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा योगदान एक कार्य देश के प्रधानमंत्री ने योग को विश्व पटल पर स्थापित करने के लिए किया है जी। बिल्कुल। अंत में मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप प्रदेशवासियों, खासकर बुजुर्गों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बुजुर्गों के लिए और प्रदेशवासियों के लिए मेरा यही संदेश है कि योग को अपनी जीवनचर्या का हिस्सा बनाएं जी। कम से कम 15 मिनट, आधा घंटा किसी शिक्षित तज्ञ योग शिक्षक से सीख करके योग का अभ्यास करना चाहिए जी। और जब अपनी जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो उससे जो विशेष रूप से छोटी छोटी बीमारियां आती है, उसको प्रिवेंशन के रूप में योग एक बहुत भूमिका योग अपनी बनाता है जी। इसलिए अब जब योग अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं तो सभी स्वस्थ हिमाचल, स्वस्थ देश जी। जो इस देश की योग की जो भावना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, सभी सुखी रहने चाहिए, सभी निरोगी रहने चाहिए, वो जो भावना है वो तभी ही साकार होगी जब हम अपने आप के लिए जागरूक होंगे जी। इसलिए मेरा इतना ही संदेश है कि सभी अपनी दिनचर्या में प्रतिदिन योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाए, इतना ही संदेश कहता हूँ जी। श्रोताओं, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग इस विषय पर आज की इस भेंट वार्ता में, श्रोताओं, स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग इस विषय पर आज की इस भेंट वार्ता में हमने जाना कि योग केवल शारीरिक व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ, संतुलित और सुखद जीवन जीने की एक संपूर्ण पद्धति है।
आइए हम सभी संकल्प लें कि योग को केवल एक दिवस तक सीमित न रखकर अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे और अपने परिवार तथा समाज को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। जहाँ योग है वहाँ स्वास्थ्य है, जहाँ स्वास्थ्य है वहाँ सुख और समृद्धि है। योगाचार्य भूमेश कुमार जी, आपने हमारे श्रोताओं के साथ बहुत ही योग को लेकर बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैं आशा करती हूँ कि श्रोताओं को इस जानकारी से हमारे श्रोता इस जानकारी से बेहद लाभान्वित होंगे। अब मैं इस कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति चाहती हूँ। इस कार्यक्रम की परिकल्पना की है श्री रितेश कपूर जी ने। आकाशवाणी शिमला के समाचार प्रमुख इस कार्यक्रम की परिकल्पना की है आकाशवाणी शिमला के समाचार प्रमुख श्री रितेश कपूर जी ने। अब इस कार्यक्रम को संपन्न करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।